Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So today's lecture shall be a proceeding lecture for your previous series that was going on, namely chemical bonding and molecular structure. This is your lecture number 4. You can keep a track on lectures because I hardly remember which lecture I am on, but जहाँ तक मुझे याद है, it is your fourth only. Then let's move to the topic. So in today's lecture, we shall be covering up a new topic. In the previous lecture, we had already covered your VSEPR theory और VSEPR theory के कुछ limitations थे due to which we are going to do VBT today. अब ये VBT क्या है और VBT पढ़ने का मकसद क्या है? पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े तो आउट ऑफ दो स्ट्रक्चर्स वी गॉट टू नो कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें वी आर टेकिंग जस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद हम सिर्फ उनका आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से नहीं दिखा पा रहे. क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं दिखा पा रहे तो उसकी वजह से हम पहुंचे अपनी BSEPR थ्योरी के ऊपर. मतलब जिसके अंदर हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो रेपेल करते थे ड्यू टू विच जो ऑर्बिटल्स होती थी उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाती थी या फिर जो बॉन्ड एंगल्स होते थे दे यूज्ड टू बी फॉर्म्ड एट डिफरेंट एंगल्स. उसी चीज़ को उसके थोड़े बहुत पॉस्टुलेट्स थे, उसी चीज़ को हमने देखा और मेमोराइज कर लिया. बट VSEPR थ्योरी जितनी भी थी आपकी उसकी पहली लिमिटेशन तो यही थी कि सारी की सारी थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था. मतलब ना ही तो वो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बात कर पा रही थी, ना ही उसने स्टेबिलिटी को अच्छे से डिटरमाइन किया था. जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे थे जैसे कि आपके बॉन्ड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सपोजिटली आप वाटर की बात करो या फिर NH3 या फिर आप अपने मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करते हो, तो उन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जितने भी बॉन्ड एंगल्स आ रहे थे उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन वाज दैट रिपल्शन हो रहा है सिर्फ इस वजह से. बट थ्योरेटिकली इन सब चीज़ों को याद रख पाना और एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिकल लेकर आना, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. देयरफॉर हमारे पास नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है हिटलर एंड अनदर साइंटिस्ट ऑफ योर्स वाज लंडन. ये जगह का नाम नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक नई थ्योरी निकाली जिस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम दिया जिसको आज से हम नया नामकरण, हम तो नहीं, ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं, तो अब से हम इसको बोलेंगे VBT. ठीक है, VSEPR इज फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VBT इज फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और ये आई क्यों है? क्योंकि बाकियों के लिमिटेशंस थे, इस वजह से ये आई. नाउ इन दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर काम किया. अब क्योंकि दो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे तो बाकी जो साइंटिस्ट थे दे वर लाइक कि इनको कहीं मेडल ना मिल जाए, कहीं इनको नोबेल प्राइज ना मिल जाए, तो क्यों ना हम लोग भाग करके इसका पीछे का हिस्सा पकड़ लेते हैं. तो इस वजह से लेटर ऑन आपके पॉलिंग आ गए और उनके साथ अदर साइंटिस्ट भी आ गए. ठीक है, तो ये कहानी थी VBT की. अब कहानी शुरू होती है VBT की. ये तो थी शुरुआत की. शुरुआत किसने कर दी? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब होता है कि आप बात करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करोगे तो हम जानना चाहते हैं अभी तक जितने भी एंगल्स निकले हैं वो बने कैसे, आपने केमिकल फॉर्मेशन किया कैसे. तो इसके अंदर व्हाट वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम प्रीवियसली सीख कर आए हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स के बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग. तो ये चुनिंदा चीज़ें यदि हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारा जो VBT का कंसेप्ट है दैट विल बी क्लियर इन आवर माइंड. अब हमारे साथ पॉलिंग, हिटलर, लंदन मिलकर के हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर ही आप जो है मॉलिक्यूल की जो
स्टेबिलिटी है या फिर जो एनर्जी है, उन सब चीज़ों को अच्छे से डिटरमाइन कर पाओगे। बाकी लोग नहीं कर पाए तो हम कर देते। अब कैसे किया उन लोगों ने ये? सो फॉर दिस व्हाट दे डिसाइडेड वाज, पहले लेट्स टेक let's start from hydrogen. We have hydrogen. अब हाइड्रोजन एक एटम है, एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इसका पूरा प्रोसीजर बताएगा हमें कौन? इसका पूरा प्रोसीजर हमें बताएगी वीबीटी कि ये सब हुआ कैसे। ऐसा था, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ए लिख देते हैं, हाइड्रोजन बी है सेम ही, बट आपको थोड़ा डिटरमाइन करने में थोड़ी आसानी हो जाए तो उसके लिए वी हैव टेकन हाइड्रोजन ए के पास एक उसका न्यूक्लियस होगा और एक उसका इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन बी के पास एक उसका न्यूक्लियस और एक उसका इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन ए और बी मिलेंगे तभी जाकर के बॉन्ड बनेगा। अब मैं क्या देखती हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दोनों में सर्टेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर भी सर्टेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन हुई। सिमिलरली सर्टेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी तो हो सकती है, एंड सिमिलरली सर्टेन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी हो सकती है। मतलब अगर सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शंस आर देयर तो सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शंस किस किस के बीच में हुई? वी हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्सेस आपकी आएंगी न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये हो गई आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस। वेयरएज अगर मैं इन्हीं के साथ अगर मैं बात करती हूँ अपने रिपल्शन की, तो सेम चार्जेस विल रेपल। ये हो गई आपकी रिपल्सिव फोर्सेस। सिमिलरली ये हो गई आपकी रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी 4 और मेरे पास आ गए रिपल्सिव फोर्सेस। ये हो गई मेरे पास रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कितनी हुई मेरे पास? 2 रिपल्सिव फोर्सेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी के साथ और न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस बी के साथ रेपल कर रहे थे। अब मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है क्या मेरी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा काम करेंगी या फिर रिपल्सिव फोर्सेस। मैंने देखा जब मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस लेकर आती हूँ तो दे आर वर्किंग मोर डोमिनेटली ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा काम कर रही हैं और रिपल्सिव फोर्सेस धीरे काम कर रही हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मेरे एटम है, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी का जो एटम है वो अल्टीमेटली पास आना चाहेगा। जब मेरे मॉलिक्यूल के 2 एटम आपस में पास आना चाहते हैं, देयर विल बी अ रिलीज ऑफ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हुई, रिपल्सिव फोर्सेस हुई, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया तो हमें देखने को मिला अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा थी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। देयरफॉर जो हम एटम्स थे हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी, अगर इन एटम्स को हम लेकर आते हैं पास तो हमारी एनर्जी हो रही थी कम। और कम एनर्जी का मतलब ही खुद में होता है क्या? मॉलिक्यूल बन रहा था स्टेबल। ठीक है, हमारे एटम्स को अगर हम पास लेकर आते हैं, बहुत पास बहुत पास बहुत पास, रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा, पर रिपल्शन का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स पर भारी नहीं पड़ रहा, अट्रैक्टिव फोर्स भारी पड़ रही है। तो जब पास लेकर आए एनर्जी हो रही है कम तो आ रही है स्टेबिलिटी। इसका मतलब हमने देखा क्या, अगर हम एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये एनर्जी डायग्राम क्या होगा हमारा? ये एनर्जी डायग्राम होगा जहां पर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए यू हैव दिस एंड यू हैव दिस, यहाँ का न्यूक्लियस और यहाँ का न्यूक्लियस, दिस इज योर एच ए, दिस इज योर एच बी, इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं क्या? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे को एनर्जी चाहिए तो मैंने क्या किया, एनर्जी लाने के लिए लेट्स प्ले,
क्योंकि मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थे काफ़ी दूर पर तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब एनर्जी धीरे 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 कम होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर मेरे मॉलिक्यूल्स एकदम से टकरा गए और मिल गए, ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। ये आप देखो, दिस इज योर ओवरलैप, ये ओवरलैप। जब मेरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर तो एनर्जी सबसे कम है। यहाँ की जो एनर्जी है दैट इज लीस्ट एनर्जी। जहां पर लीस्ट एनर्जी होगी वहां पर होगा स्टेबिलिटी, और अगर कोई स्टेबल बन जाता है तो वो वापस नहीं जाना चाहेगा। यहाँ थे मेरे मॉलिक्यूल्स दूर, जैसे जैसे मैंने मॉलिक्यूल्स को किया पास, तो जहाँ पर मेरी एनर्जी होनी शुरू हुई कम, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा थे तो एनर्जी कम होनी शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना है, मैं लेकर जाती हूँ इनको फिर से दूर। जब इनको फिर से दूर लेकर जाएंगे तो ये क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जब मैंने मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा पास कर दिया, इतना पास कर दिया कि वो दोनों आपस में ऑर्बिटल, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आपस में ओवरलैप कर गए। जब वो ओवरलैप कर गए तो मिनिमम एनर्जी पर हम लोग आ गए। मिनिमम एनर्जी पर आते के साथ ही हमें मिल गई स्टेबिलिटी। इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। क्या इसको बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये डायग्राम क्या कहता है? ये डायग्राम कह रहा है कि यहाँ पर आपका बॉन्ड बन गया, मतलब हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी के बीच में, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी के बीच में बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बना है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर। ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड बनना हमें समझ में आ गया कि एनर्जी हो गई बहुत कम और स्टेबिलिटी भी गेन हो गई। तो क्या हम इन सब चीज़ों से समझ पा रहे हैं कि हाँ, हमारा जो एटम है वो बन पा रहा है या फिर जो एटम है वो बन जाएगा? तो दिस इज हाउ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वर्क्स। और इसी के थ्रू वीबीटी ने हमें समझाया कि स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, पर स्टेबिलिटी कब गेन होगी? जब आपके एटम्स इतना करीब आ जाएंगे, इतना करीब आ जाएंगे कि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपको करानी है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको बनवाना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स जब आपस में इतनी करीब आ जाएंगी कि वो आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देंगी, तभी जा करके आपका बनेगा बॉन्ड और वहीं से आप आगे चीज़ों को प्रोसीड करा सकते हो। तो वहीं से आपका कंसेप्ट आता है क्या? ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब है वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में। एंड इफ वी आर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, इफ वी आर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब होता है ऑर्बिटल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स है उनको लेकर आओ बहुत ज़्यादा पास, इतना पास कि वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाए, ओवरलैप कर जाए। और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो होंगे आपके क्या? इलेक्ट्रॉन शेयर। और इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब ही क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो यही होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑल्सो वन मोर थिंग वॉज देयर, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, शायद आ पाए इसके ऊपर। हाँ, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शायद हम शेयर नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। चलिए, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की कहानी अब शुरू होती है कि ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करा सकते हो। अब ये कहानी हमें क्या बताएगी? इस कहानी से हमें क्या पता चलेगा? हम VSEPR पढ़ के आए। जब हम ये पढ़ के आए तो हमने देखा था जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, पर उसकी शेप निकली बेंट। सिमिलरली अगर हम NH3 देख कर आए तो उसकी शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, पर उसकी शेप निकली क्या? पिरामिडल, ट्राइगोनल। सिमिलरली अगर हम CH4 की बात करते हैं, CH4 का हर एक एंगल होना चाहिए था 90, पर उसका हर एक एंगल तो 109.5 डिग्री निकला, जो कि उसको शेप देता है
देता है क्या, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर पिरामिडल, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर प्लेनर, उसकी शेप निकली क्या, टेट्राहेड्रल। तो ऐसे सीन क्यों क्रिएट हुए, ये तो हमने थियोरेटिकली पढ़े थे VSEPR में। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है, वाटर का जो हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिला, अगर हम वाटर के बॉन्ड एंगल की बात करें तो इट वाज दिस, ये हम पढ़ के आए हैं। और NH3 का अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो हमें मिला इतना, और सिमिलरली इसका जो बॉन्ड एंगल था वो था इतना। अब इन बॉन्ड एंगल्स को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, जो अभी हमने यहाँ देखा, बट दैट वाज अ बिट। तो इसको प्रॉपरली समझने के लिए वी हैव दिस, ये मीथेन है, CH4 जिसको आप लिखते हो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। देखो अब हम लेते हैं CH4 का कंसेप्ट, जैसे CH4। सबसे पहला VBT ने बोला आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर ही काम करो, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं कार्बन की, 1s2 2s2 एंड 2p2, ऐसे बना। ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट, आप ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा ग्राउंड स्टेट। ये काम करने के बाद आप बनाएंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट, 1s1 2s2 एंड 2p3। ये कैसे किया आपने, ये इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट बनाने का मतलब है, इफ आई एम ड्रॉइंग वन का हमें कोई काम नहीं है, वन जो हमारी शेप है, वन का हमें कोई काम नहीं है, तो वन के बारे में क्यों करें, क्योंकि हम तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जब आप वैलेंस बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपने डिस्कशन कर लेना है। जब आप डिस्कशन इतना कर ही रहे हो तो आपने इसको, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आपने इसको ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो ग्राउंड स्टेट पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाई डिड यू डू दिस। ऐसा इसलिए किया, यहाँ पर आपको बता दें, ये s ऑर्बिटल है, ये px के लिए, py के लिए और ये pz के लिए, ठीक है, इतना तो सबको पता है। आफ्टर दिस व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है, रिएक्शन हो सकती है बट बहुत कम स्टेबिलिटी है। यहाँ देखोगे तो हाफ फिल्ड शेल्स आ गए, सी, हाफ फिल्ड शेल्स। और क्या होता है, जब हम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पर बैठे होते हैं तो हमसे कोई रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपसे कोई रिएक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, आप एक्साइटेड होने शुरू हो गए, एक्साइटमेंट लेवल पर आपसे सब अटैक करेंगे। मतलब क्योंकि ये हाफ 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 हो गए हैं तो सबको इजीली एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तभी जब आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाओगे तो आप जहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आप वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट, बट क्योंकि सिंपल केस है तो अभी के लिए ये समझ लो, यहाँ पर हाफ फिल शेल से स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो रिएक्टिविटी कम रहती है, एंड यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट में कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें आगे, हमारे पास ये था कार्बन का सिनेरियो, ये अभी जो भी चल रहा है ये सब कार्बन का सिनेरियो चल रहा है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं अपने हाइड्रोजन के सिनेरियो की, वी हैव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में तो 1s1 होता है, मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे। अब क्या होता है, देखो अब हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, हाइड्रोजन के और कार्बन के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करवाना चाहेगा अपनी स्पिन, क्योंकि दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, तो ये करेगा इसके साथ कंबाइन, कंबाइन कंबाइन एंड कंबाइन। जब ये चारों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं कंबाइन तो बनेगी आपकी शेप, कैसे, ये px है, py है, pz है, ऑर्बिटल कैसी बनेगी, अगर आप देखो अपनी, ये आपकी p,
देखो येलो वाली जो है आपकी ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रही है, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हुई आपकी पीजी ऑर्बिटल, ये हुई आपकी पी एक्स एंड दिस बिकम्स योर पी वाई। क्या आपको नहीं लग रहा, अगर हम एक्स वाई जी एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होती है। जब ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर है, जब ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर है, तो यहाँ के भी जितने बॉन्ड एंगल्स हैं वो भी 90 पर होने चाहिए। तो मतलब अगर ये कंबाइन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो हमारे पास 3 कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बने वो हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अभी हमारा एक 2s का इलेक्ट्रॉन रहता है और एक 1s का इलेक्ट्रॉन रहता है। ये दोनों भी तो ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे ना, CH के 4 बॉन्ड। मतलब जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो बीइंग द स्फेरिकल शेप, दोनों की शेप है स्फेरिकल, क्योंकि इन दोनों की शेप स्फेरिकल है तो ये तो स्पेस में कहीं पर भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दीज एक्सिस। एक्सिस किसके पास है, p ऑर्बिटल के पास, s तो स्फेरिकल है। तो 90 डिग्री पर सिर्फ आपके 3 CH बॉन्ड्स बनते हैं, जो बचा हुआ SS का बॉन्ड है, बचा हुआ S 2s और 1s का जो बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड बनता है वो स्पेस में कहीं भी बन सकता है, कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस। अब क्योंकि ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है, जिसकी वजह से एंगल 90 ना बन करके आपका एंगल बनता है 109.5। यही चीज समझा पाया हमें कौन, हमारा VBT। यही चीज हमें समझाई किसने, हमारे VBT ने। तो इसी के साथ अगर हम एक और केस कंसिडर कर लेते हैं हमारा NH3 का, तो सबसे पहला काम N के लिए ग्राउंड स्टेट में लिखना है 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट में लिख देते हैं तो दिस इज माई 2s एंड p के लिए 1 2 एंड 3। ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट हाफ फिल्ड है और हमें 3 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन, हमें 3 चीजें चाहिए। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो पेयरिंग ठीक है। अगर यहाँ किसी चीज की कमी होती, कोई भी एक ऑर्बिटल खाली होता p का, तो वी कुड हैव बॉट अनदर ऑर्बिटल फ्रॉम दिस। पर क्या यहाँ पर किसी चीज की कमी है, कोई कमी नहीं है, तो हमें ऑर्बिटल को एक्साइटेड लेवल में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जोड़ने कितने यहाँ है, अगर हम देखें तो हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 3 हाइड्रोजन जोड़ने का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 अनपेयर्ड px py और pz, ये बॉन्ड करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। जब ये तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि दीज आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो देखो n 1 2 3, ये 90 ये 90 ये 90, ये तो 90 90 की शेप हो गई। पर आप एक चीज भूल रहे हो, ये तो लोन पेयर की तरह काम करेगा, लोन पेयर बैठेंगे यहाँ, सिंस लोन पेयर इज हियर, देयरफॉर इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है वो आपका बनेगा समवॉट 107 डिग्रीज, जिसकी वजह से इसकी शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल की जगह, टेट्राहेड्रल की जगह तो रिपल्शन भी तो है, तो टेट्राहेड्रल की जगह इसकी जो शेप हो जाती है दैट बिकम्स ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यही चीज बीबीटी अच्छे से समझा पाया कि देखो आपकी बॉन्डिंग हो कैसे रही है, आप केमिकल बॉन्ड बना कैसे पा रहे हो। तो दैट इज वाई, बिकॉज यहाँ पर हमने 3 ऑर्बिटल्स लिए दैट वर हाफ फिल्ड, और इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से हाइड्रोजन का 1s, यहाँ का 1s और यहाँ का 1s कंबाइन कर गए। तो अब 1s p के साथ 1s p y के साथ और इसके साथ जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर गए, आपका बन गया एक बॉन्ड, और बॉन्ड बनने के साथ ही आपका जो है सब चीजें स्पेसिफाई हो गई।
तो ये चीज़ थी पूरे उसके बारे में, किसके बारे में, ओवरलैपिंग के बारे में। तो VSEPR ने हमें ओवरलैपिंग के बारे में बताया, जिसमें से हमने ये केस कंसिडर कर लिया है। ये केस आप कंसिडर करोगे अपने होमवर्क में, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो जब ये एग्जाम में आएगा तो आप इसको बनाओगे ऐसे। ऐसे बनाने का मतलब है हमें चाहिए थी 4 सिंगली फिल्ड, यहाँ से देख पाओगे। ये आप लोगे सेंट्रल एटम, इसको बोलोगे आप सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बाद जितनी भी कंबाइनिंग स्पीशीज हैं आप उनको देखोगे। यहाँ पर 4 कंबाइनिंग स्पीशीज हैं। वापस आ जाओ अपने यहाँ पर। यहाँ मैंने देखा मेरे पास तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही कंबाइन किए जा सकते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं भरा जा सकता, ना यहाँ भरा जा सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉलिक्यूल को किया एक्साइट। एक्साइट करने का मतलब है इसको किया सिंगली फिल्ड, सिंगली फिल्ड, सब सिंगली फिल्ड हो गए। क्योंकि जब सिंगली फिल्ड हो गए तो हाइड्रोजन के 4 बन गए, वैलेंसी खाली हो गई, मतलब खाली जगह बन गई, वेकेंट आ गया। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन चारों जगहों पर हमने बना दी खाली जगहें, सो दैट हाइड्रोजन आए और इनके साथ कंबाइन कर ले। हाइड्रोजन आया और उसने कंबाइन किया और हमारे पास बॉन्ड एंगल बन करके आ गया। ठीक है, अब आते हैं हमारी कहानी के ऊपर कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे हो रही है। आपने तो बता दिया ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है। ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने का मतलब है, आप पढ़ के आए हो, आपकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर लाइक दिस। पी ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम सिमिलरली पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, देखो ये है आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो अपने प्रीवियस में। तो इसको बोलेंगे पी वाई, दिस विल बी योर पी एक्स एंड दिस शैल बी योर पी जी। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर हमें एस ऑर्बिटल के बारे में बात करनी है तो एस तो ऐसे ही होगा, दिस इज योर एस ऑर्बिटल, जिसकी शेप होती है स्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो डम्बल। ठीक है, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसे कराते हैं। अगर आपको इनके बीच में ओवरलैपिंग करानी है तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है। मतलब अगर आपको बॉन्डिंग बनानी है तो आपने देखा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कई बार आपने ये भी देखा होगा और कई बार आपने ये भी देखा होगा। इनका क्या कंसेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था, अगर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके पास एक के अलावा 2 बॉन्ड बन रहे हैं, शुरू हो गए, तो वो आते हैं आपके पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इनका क्या मतलब हुआ, इनका मतलब हुआ कि ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। जैसे कि वी हैव सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है, सिग्मा बॉन्ड कहता है कि आपकी जो एक्सिस होगी, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस वाली एक्सिस होगी, उसी के ऊपर चीजें लाई करेंगी और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, मतलब सर से सर टकराएंगे। इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो ठीक है, समझ में आ गया। अब करके दिखा दो। तो एस की एस से हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया। देखो एस की पी से ओवरलैपिंग, एस की पी से ओवरलैपिंग हो गया, और पी की पी से ओवरलैपिंग, ये लो पी की पी से ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग आपको बताती है सिग्मा बॉन्ड। जो सर से सर टकराए तो उनको बोलते हैं क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। वेयरएज इसी के साथ हमारे पास दूसरा फॉर्मेशन आता है जो कहता है पाई बॉन्ड के लिए। मल्टीपल बॉन्ड बनाने के केसेस में ये आता है आपका काम, मल्टीपल बॉन्ड बनाने में, मल्टीपल बॉन्ड्स। तब क्या कर सकते हैं, जब आपको मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने होंगे तो आप क्या करोगे, यू कैन ड्रॉ ओवरलैपिंग लाइक दिस। यहाँ पर जैसे आपकी एक्सिस ऐसे होती है तो एक्सिस ऐसे ही रहेगी, परपेंडिकुलर फॉर्म में ही रहेगा, और यहाँ पर ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी को बोला जाएगा ओवरलैपिंग। यहाँ पर 2 पी ऑर्बिटल है और इन्होंने ओवरलैपिंग करी है, तो कैसी करी,
साइड वाइज या साइड वेज ओवरलैपिंग। ऐसा माना जाता है जो साइड वेज ओवरलैपिंग होती है वो काफ़ी कम स्ट्रेंथ की होती है या बहुत कम ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू हेड हेड ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ। वैसे भी जो स्ट्रेंथ है या फिर जो बॉन्ड की लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कितनी ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग खुद डिपेंड कर रही है कि कितना स्ट्रेंथ बन रही है। तो वही चीज़ है कि अगर आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू आप बनाते हो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में किसकी स्ट्रेंथ कितनी कम ज़्यादा तो वो आप डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आ गया जहाँ पर पाई बॉन्ड कम और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कम और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा। कई बार आपको अपनी बुक्स में देखने को मिलेगा ऐसा कुछ डायग्राम। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो आपको बना करके दे देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसी के साथ हमारा जो वीबीटी का कंसेप्ट है दैट हैज़ रीच टू अ हाफ अ लेवल। और इसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। बट यहाँ के लिए आपको पता होना चाहिए कि CH4 का डायग्राम कैसे बनाया जाता है और इन सब के जो लेवल्स हैं आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये 104 परी बन रहा है, 107 परी बन रहा है। तो दोज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड कि कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करना है और वो कैसे कैसे करना है उसके लिए वी हैव दिस डायग्राम। ऑल्सो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज बुक में दैट वी विल डू सो दैट द थिंग्स बिकम टू क्लियर टू यू और आप क्वेश्चंस आगे कर पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।